रिलीज कराने का प्रयास किया जाता है। रिलीज यानी मुक्ति निकालने का प्रयास किया जाता है, ठीक है। रिलीज कराने का प्रयास किया जाता है। वाइन। यह दोनों, ये फीलिंग, लिखिए यह दोनों, दोनों के बाद कॉमा, यह दोनों स्तर पर यानी फीलिंग और यह दोनों स्तर पर यानी फीलिंग और थाउट के स्तर पर, थाउट THOUGHT, थाउट THOUGHT, थाउट यानी विचार होता है इसका अर्थ, के स्तर पर किया जाता है। अब थोड़ा मैं समझा देता हूँ इसको। समझाने की बात यह है कि साइको एनालिटिक थेरेपी में क्या करते हैं हम लोग, उसके जो है ना फियर्स को देखते हैं, रिप्रेस्ड फैंटेसीज, ठीक है। कुछ फैंटेसीज है जो रिप्रेस्ड हो गई है आपके अंदर, है ना। अब रिप्रेस्ड फैंटेसीज जैसे कि क्या अर्थ है? रिप्रेस्ड फैंटेसीज, दमित इच्छाएं, कुछ ऐसी इच्छाएं थी जो आपके अंदर दबी रह गई, आप उसको पूरा नहीं कर पाए, ठीक है। तो आप जीवन में क्या करेंगे? आगे हो सकता है कि वो इच्छाएं आपको या तो परेशान करें, या तो आप उन इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास करेंगे, ठीक है, जो कि दिक्कत वाली, जो आपको फर्दर दिक्कत में ला सकता है। तो अब रिप्रेस्ड से है कि, है ना, कि अब मेरे अंदर कुछ ऐसी दमित इच्छाएं हैं जिसको पूरा करने का प्रयास जो है संकट में ला सकता है मेरे जीवन को, तो उसको रिलीज करना जरूरी है। वैसी दमित इच्छाओं को रिलीज कर दिया जाएगा। या नहीं तो दमित इच्छाएं हैं, हम पूरा करेंगे नहीं, लेकिन इच्छाएं दबी हुई है तो कन्फ्लिक्ट हो रहा है। बहुत प्रकार की इच्छाएं हो सकती है ना। जैसे कोई लड़का है, उसको IAS बनना था, बार बार प्रयास किया, IAS नहीं बन पाया, 2 अटेम्प्ट उसका बाकी था, एक आध 2 अटेम्प्ट बाकी था, और 2-4 नंबर से छूट गया। तो उसको लगा कि एक अटेम्प्ट हम और लें तो शायद हो जाए, और एक अटेम्प्ट वो ले नहीं पाया। पारिवारिक स्थिति या किसी जिम्मेदारी के दबाव में उसने अपने सपने को छोड़कर अपने जिम्मेदारी को चुन लिया, ठीक है। कि कब तक मेरे कारण और भी जो लोग हैं वो सहते रहेंगे, है ना, कब तक मेरे घर वाले, परिवार वाले, माँ बाप, भाई बहन, कब तक वो मेरे सपनों का बोझ उठाते रहेंगे। छोड़ो, हटाओ यार, कर दिया। अब उसके अंदर ये दमित इच्छा रह गई कि ये मेरा हो नहीं पाया। अब जब भी अगली बार न्यूज सुनता है ना किसी का, तो उसको लगता है कि काश हम भी दे पाते एक अटेम्प्ट और, समझ रहे हैं। तो ऐसी चीजें जीवन में उसके साथ घटित हो रही हैं। तो जब हो रही है ऐसी चीजें, तो रिप्रेस्ड फैंटेसीज जो है उसको क्या हो रही है, तो वो उसको द्वंद में है। अब वो कहीं प्राइवेट में काम कर रहा है, कहीं पे कुछ कर रहा है, तो उसको जिया भी नहीं जा रहा, उसको अच्छा भी नहीं लग रहा। अब क्या होता है ना कि जो लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, एक एग्जाम्पल के रूप में बताते हैं लोग कि उनका दिमाग मतलब बौद्धिक रूप से काफी विकसित हो जाता है। वो नियम कानून व्यवस्था, है ना, आधा वकील बन जाते हैं वो लोग। तो नियम कानून व्यवस्था, क्या सही है क्या गलत है कानून के हिसाब से, है ना, पर्यावरण के लिए क्या सही है, तो एक बौद्धिक विकास हो जाता है व्यक्ति का। और समाज में क्या है, समाज में जैसे आप कमाने निकलेंगे तो समाज बौद्धिक लोगों की जगह नहीं है, समाज मजदूरों की जगह है। अगर आप बुद्धि या बौद्धिक लोगों की बात करते हैं तो आप कभी सुखी नहीं रह पाएंगे जीवन में। हाँ, ये अलग बात है कि प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे, हैंडल कर पाएंगे, लेकिन बाहर का समाज क्या है, वो मजदूरी, वो उसका बाहर का सिस्टम यही है। आप कितने अच्छे मजदूर हैं, कितने अच्छे गुलाम। अब यूपीएससी की तैयारी किए हुए व्यक्ति के लिए मजदूरी और गुलामी करना बहुत ज्यादा पेनफुल हो जाता है साइकोलॉजिकल, ठीक है। एक कैसे रिस्पेक्टेबल पोजीशन की वो तैयारी कर रहा है, उसकी वैल्यू सिस्टम भी डेवलप है, वो खुद भी लोगों की रिस्पेक्ट करेगा, लेकिन जब वर्क करने जाएगा तो बॉस उसको हाई फाई कर देगा, तो उसको वो चीज सहा नहीं जाएगा, है ना। ऑब्वियस है, टॉप लेवल के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे थे, आपने इतने सद्गुणों का विकास कर दिया, और कोई जो है क्या बोले, एकदम
लुक्खा-सा आदमी जो है आपको कुछ भी सुना दिया, बेवकूफ-सा आदमी जो कि चीज़ों को समझ भी नहीं सकता है, ना उसके पास दृष्टिकोण है, ना उसके पास दूरदर्शिता है। तो फिर क्या होगा कि आप मतलब जीवन भर पीड़ा में रह जाते हैं। ये यार मतलब क्या लंगूर सबके बीच में जो हम अटक गए, है ना? तो ये क्या है? दमित इच्छाएँ क्या कर रही है? आपके वर्तमान के साथ कॉन्फ्लिक्ट कर रही है। ये जो है ना, आप वो चीज़ नहीं कर पा रहे। तो अब आपका साइकी किसमें खुश रहेगा, किसमें सुखी रहेगा? अगेन कोई ऐसी पोज़ीशन जिसमें रिस्पेक्ट हो, जिसमें आपको कोई भी आए-बाएँ चाहे ना कर दे आकर के और अगर करे आए-बाएँ चाहे, तो आपसे ऊपर का व्यक्ति हो, ठीक है? तब जाकर के वो चीज़ बर्दाश्त होगी। तो सेकंड बेस्ट प्रोफ़ेशन होता है लेक्चररशिप। ये क हम खुद स्वयं की कहानी सुना रहे हैं आपको, ठीक है? सब जगह जॉब छोड़े प्राइवेट जॉब इसी कारण से। तो क्या हुआ है कि ये चीज़ जो है ना तो लास्टली बचता है कोई अदर रिस्पेक्टेबल पोज़ीशन हो। तो लेक्चररशिप, रिसर्च इधर मिल सकता था जहाँ हम लगा हमको कि हम सुकून से चैन से रह सकते हैं सही लोगों के बीच में। तो फिर ये रास्ता चुना। तो ये क्या था? जो दमी दीक्षाएँ थी, वो दमी दीक्षाएँ मेरा एडैप्टेशन मुझे नहीं करने दे रही थी, ठीक है? तो एडैप्टेशन नहीं करने दे रही थी, तो नहीं करने दे रही थी, तो अब क्या हो गया कि कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो रहा था। तो यही कॉन्फ्लिक्ट अगर सिगमंड फ्रायड हमें मिल जाते, कोई साइकोएनालिस्ट मिल जाते, इस कॉन्फ्लिक्ट को दूर कर देते किसी तरीके से, थेरेपी मिल जाती, तो फिर ये सही हो जाता। इतने सालों तक हमको इधर-उधर नौकरी छोड़ना ऐसे-वैसे, फिर मेरा वो जो सब जगह ये हो गया है कि ये ओवर बोल्ड नेचर का है, किसी को कुछ नहीं समझता ऐसे-वैसे। तो एग्रेसिव है, आउटस्पोकन है, काम-वाम तो बढ़िया करता है, सब ठीक है, लेकिन दिक्कत ये है कि ये कॉर्पोरेट मटेरियल नहीं है। वो तो ये वाली चीज़ है। तो अब जो है ना, ये रिप्रेस्ड फैंटेसी का मतलब दमित इच्छाओं का एक उदाहरण था। अब फ़ियर्स का एक उदाहरण ले लीजिए, ठीक है? भय का। भय का एक उदाहरण है, आपके अंदर किसी चीज़ का भय जो है ना, बचपन से घर करा दिया गया है, ठीक है? जैसे उसको देखते होंगे, लिटिल एल्बर्ट वाला एक्सपेरिमेंट हम लोग कई बार कहते हैं कि अल्बर्ट नाम का एक बच्चा था, उसको फर वाली व्हाइट चूहों से जो है, उसको जब वो छूता था या देखता था उसको, तो उसको इलेक्ट्रिक शॉक लगता था दिखने के बाद। तो उसके माइंड में डर बैठ गया, ठीक है? इस चीज़ को लेकर। तो आपके अंदर जो है ना कोई फ़ियर कभी किसी कारणवश बैठ जाता है, ठीक है? तो बैठ जाता है तो क्या हो जाता है कि उस फ़ियर के कारण आप जब फ़ियर रहता है तो वो आपके नॉर्मल फंक्शनिंग को क्या करेगा? अफ़ेक्ट करेगा, है ना? दिक्कत तो करेगा ही। तो जब आपके नॉर्मल फंक्शनिंग को अफ़ेक्ट करेगा फ़ियर, तो आप सही से चल पाएँगे क्या जीवन में? बिल्कुल नहीं चल पाएँगे। तो जब नहीं चल पाएँगे, तब आपको चाहिए होगी साइकोएनालिटिक थेरेपी, ठीक है? तो यही चीज़ है। ये फ़ियर्स को रिलीज़ कराता है ताकि आप बिना डर से प्रभावित हुए चीज़ों का फैसला ले सकें। अब जैसे मान लीजिए, जिस बच्चे ने या जिस बच्ची ने घर में डोमेस्टिक वायलेंस देखा है, तांडव देखा है अपने पिताजी का, ठीक है? कि पिता जो है बाहर कुछ नहीं कर पाता है, घर में जो है माँ को कूटता रहता है और हमको कूटता रहता है ना? काइंड ऑफ एकदम घटिया फ्रस्ट्रेटेड आदमी। आपने वैसे देखा, आपके अंदर ना एक फ़ियर हो गया, ठीक है? उस बिहेवियर के प्रति। अब बाहर आप कहीं जाते हैं, कॉर्पोरेट ऑफ़िस में जाते हो, स्कूल कॉलेज में जाते हो, वैसा कोई टीचर मिल जाता है, जो कि उसी तरीके से चिल्लाता है, बिल्कुल वैसे ही करता है। तो आपके ऊपर क्या है कि वो फ़ियर हावी होगा, एड्रिनल कॉर्टेक्स एड्रेनलिन रश करेगा। तो इस पे 2 चीज़ होगी कि आपका नेचर कैसा है। अगर आपका नेचर फाइट बैक करने का है, ये वो करने का है, तो हो सकता है कि आप रिएक्ट कर जाएँगे और अगर आपका नेचर जो है फाइट बैक करने का नहीं है, सबमिसिव नेचर के हैं, ठीक है, झुक जाते हैं, तो आप डर के मारे हट जाएँगे, क्लास ही नहीं जाएँगे, तबीयत खराब हो जाता है, ऐसा-वैसा। और अगर आपका नेचर अगर आप इन दोनों चीज़ को बैलेंस कर लिए हो, तो क्या करोगे? आप समझोगे कि ठीक है, ये मेरा फ़ियर है, ये मेरा फ़ियर मेरे पे एक्ट कर रहा है ना? वो चीज़ ट्रिगर हो रही है, अब ट्रिगर हो रही है तो आप किसी भी तरीके से उसको हैंडल करोगे। पर ना तो आप टीचर की डिसरिस्पेक्ट करोगे, है ना? ना आप उसको उनको आंसर बैक करोगे। बहुत ज़ोर से इमोशनल इम्पल्स आएगा कि आंसर बैक कर दे, बता दे इनको ऐसे-वैसे, लेकिन आप वो नहीं करोगे। तो यही चीज़ है, तो आपने रैशनलाइज़ अगर कर लिया उस चीज़ को तो फिर बढ़िया, नहीं कर पाए तो क्या हो जाएगा? प्रॉब्लम हो सकती है, दोनों में से कुछ भी। सबमिसिव हो, सबमिशन कर दिया, तो क्या हो गया? और ज़्यादा ट्रॉमा बढ़ रहा है ना? वो चैनल और ज़्यादा रिइन्फोर्स हो रहा है, बहुत सालों के बाद जो है ट्रिगर हो गया और फिर जाके रिइन्फोर्स हो रहा है। तो आप एक ऐसा रास्ता निकालना है कि आपकी चीज़ें भी रिइन्फोर्स ना हो, ठीक है? और आप उसको एक्ट भी ऐसा ना कर दें कि जो है ना कि आपके माइंड में ऐसे विचार आने लगें कि जो है ना कि इसको बता देंगे टीचर को, है ना? ये ऐसे चिल्लाता है मेरे ऊपर।
बहुत किस्मत वाले लोग होते हैं। पर्सनली हमको ऐसा लगता है कि जिनको इतने ईमानदार टीचर मिलते हैं, जो अपने आउट ऑफ डिसेंसी के ज़ोन से बाहर हो जाते हैं। चाहे तुम हमको बुरा समझो, चाहे कुछ समझो, विलेन समझो तो समझो, तुमको गलत रास्ते हम चलने नहीं देंगे। बड़े होने के बाद ये एहसास होता है कि जिस टीचर से हम सबसे ज़्यादा नफ़रत करते थे, सबसे ज़्यादा घूसा-टोरा लगता था, वही टीचर सबसे अच्छा था, मेरी केयर करता था। है ना? तो जीवन में असफल हो जाएँगे, तब एहसास होगा कि काश उस टीचर का बात मान लिए होते, उस टाइम रिस्पेक्ट देते होते। तो वही चीज़ है। तो ये क्या है कि दमित इच्छाओं की बात है। अब क्या है कि हम लोग जिस पीढ़ी से बिलॉन्ग करते हैं, हम लोग बचपन से इस चीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा भरा हुआ है, माँ-बाप और गुरु, तीनों एक बराबर होता है। तो ये चीज़ दिमाग में कल्पना आ ही नहीं सकती है कि गुरु को जज करें या गुरु के बारे में अंट-शंट बोलें या मतलब जो है ना, गुरु को क्या टीचर को जो है ना मतलब उल्टा के बात करने का, आंसर बैक करने की ये आ सकता है। तो हम लोग क्या हो गए टीचर के सामने सबमिसिव हैं, ठीक है? टीचर कुछ भी करेंगे, चलेगा। कितनों टीचर मारते हो, लेकिन टीचर के बारे में कुछ भी बुरा शिकायत नहीं सुन सकते हैं, ठीक है? पारा गरम हो जाता है। कितना टीचर मारे हो, कितना कुछ भी किए हो, टीचर को कुछ हो गया, कहीं भी रहेंगे पहुँच जाएँगे। तो ये ऐसा था। अब टीचर्स कहते हैं हम लोगों को, मतलब हम लोग के बैच को, जहाँ भी से भी हम लोग पास आउट हुए, तो कहते हैं तुम लोग लास्ट पीढ़ी थे, उसके बाद का जनरेशन वैसा नहीं है। तो हम लोग डाँटते-वाटते नहीं हैं, हम लोग बच्चों से बहुत बच के चलते हैं, लड़के भी और लड़कियाँ भी। तो टीचर्स के साथ ऐसी चीज़ें होने लगी है कि अगर लड़कियों को क्वेश्चन नहीं बताएँगे टीचर्स, है ना? कि नहीं ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, अगर कोई स्ट्रिक्ट टीचर है वो नहीं बताएगा, तो उसके बारे में वो गलत अफ़वाहें फैलाने लगती है। एक टीचर का हमने ऐसा केस देखा था, मतलब एक प्रोफ़ेसर का ही केस देखा था। हमको लगा कि भाई साहब ये बहुत ऑफ़ेंसिव है, पता नहीं इन लोगों को माँ-बाप बताना भूल गए कि माँ-बाप गुरु एक समान होता है। कुछ गुरुओं ने भी किया है, सीमाएँ लांघी है, तो वो उसके लायक भी नहीं है। तो चलिए, अब यहाँ पे फ़ियर्स को देख लिया, है ना? फ़ियर कैसे काम कर रहा है, मैनिपुलेट कर रहा है हमारे बिहेवियर को। अब जैसे थोड़े से सिगमंड फ्राइड से बाहर निकल के हम कहते हैं, जो मेरी खुद की थॉट प्रोसेस है, उसमें मैंने एक चीज़ को जाना कि जब तक आपके बिहेवियर को फ़ियर और ग्रीड मतलब होता है लोभ। लोभ और डर जो है ना, लोभ किसी भी प्रकार का हो सकता है, मोह हो सकता है, प्रेम हो सकता है, कोई भी किसी भी प्रकार का। फ़ियर क्या है नेगेटिव फ़ोर्स है और ग्रीड पॉज़िटिव फ़ोर्स है एक तरीके से, लालच मतलब चाह किसी भी चीज़ की, इच्छा, ठीक है, कह लीजिए। 2 चीज़ों से बिहेवियर मैनिपुलेट होता है। जो व्यक्ति इस चीज़ को पकड़ लिया कि हमको डर और ग्रीड से कोई निर्णय नहीं लेवा सकता है, वो माइंड से अनटचेबल हो गया, इनविंसिबल हो गया, ठीक है? तो ये चीज़ हम लोगों ने देखी कि इस तरीके से होता है। तो सिगमंड फ्राइड की जो थेरेपी है, तो 1 सेकंड रुकिएगा। ये क्या, तो अब देखिए क्या है, एक बात आती है कि व्यक्ति के अवचेतन में जो चीज़ें स्थित है, जो चीज़ें उसकी चेतना में स्थित नहीं है, कॉन्शस में स्थित नहीं है, उसको एक्सेस किया कैसे जाए आखिर, है ना? जो चेतना में है वो बात तो ठीक है। अब जैसे, है ना, आप जो है बहुत सारा पाप कर लिए, ठीक है? और उसके बाद जो है मिट्टी डाल के आगे बढ़ गए, गंगा नहा लिए पाप करके, हम आज से हम संत हो गए, ठीक है? ऐसे काम जीवन में आपने कर लिए, ठीक है? उसके बाद जो है, तो वो चीज़ जो आपने की, वो कहाँ चला गया? वो चला गया आपके अनकॉन्शस में। तो अनकॉन्शस में जब चला गया, तो अब क्या होगा? अब ये होगा कि कोई ऐसी चीज़ जो उस अनकॉन्शस को ट्रिगर कर देगी, कोई सपना या कुछ ऐसा वाकया या कुछ ऐसी चीज़, तो वो आपके कॉन्शस में आ जाएगा। अदरवाइज़ आप यही जानोगे कि हम तो साधु हैं, हम तो सन्यासी हैं, ठीक है? हम क्रिमिनल नहीं हैं, हम अपराधी नहीं हैं। ऐसा आप नहीं समझेंगे, ठीक है? मान लीजिए कोई बहुत बड़ा अपराधी हो, बाद में साधु बन गया हो। हम इसके मॉरल जजमेंट पे नहीं जा रहे हैं। ये मत जब बोलिए कि सर अब तो सुधर गया ना। नहीं, मॉरल जजमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं
कॉन्शस और अनकॉन्शस की। ठीक है, यही होता है। देखिए, जैसे अगर हम मान लीजिए कि ऐसी बातें कर रहे हैं और किसी के माइंड में ऐसा हो रहा है कि तो क्या हो गया, आदमी सुधर गया, तो इसका मतलब आप डिस्ट्रैक्टेड हो। ठीक है, आपका फोकस सही जगह पर नहीं है। आपका माइंड में क्या है, आपके माइंड में बैकग्राउंड से चीजें चल रही है, मैं बोल रहा हूँ क्या, उससे आपकी मेमोरी ट्रिगर हो रही है क्या। ठीक है, तो आप रिस्पॉन्स कर रहे हो। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि जब हम लोग बात करते हैं अनकॉन्शियस की, तो उसको प्रोजेक्ट कैसे होगा। ठीक है, तो एक्सट्रीम फोकस का ये एग्जांपल है, इमोशन से दूरी। समझे, एकदम टोटली इमोशन से दूरी, सारे ट्रिगर्स को काट के एक्सट्रीमली एकदम फोकस्ड रहना है। कोई ट्रिगर्स मेरे ऊपर अभी काम नहीं करेगा। सुन रहे हैं तो ऐसे सुन रहे हैं जैसे लगता है कि खा जाएंगे। एकदम कंसिडरेबल फोकस, यही चाहिए होता है। चीज़ों को हाइपर हाइपर लर्निंग एक कंसेप्ट है, चीज़ों को डीप में लर्न कर लेना, एक बार में, दो बार में। तो इसमें एक चीज़ होती है यूज, प्रोजेक्शन। ठीक है, प्रोजेक्शन, इसी से बना है प्रोजेक्टिव टेक्निक्स। प्रोजेक्टर देखे ना आप लोग, प्रोजेक्टर में क्या होता है, किसी भी चीज को हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं। ठीक है, वो इमेज को फेंकते हैं दीवार के ऊपर, किसी भी पर्दे के ऊपर। तो हमारे अवचेतन में जो चीज है उसको निकालने के लिए क्या चाहिए, कुछ ऐसा ट्रिगर चाहिए। तो इसके लिए क्या है कि प्रोजेक्टिव टेक्निक्स जैसे कुछ टेस्ट बने हैं। इंक ब्लॉट बना है रॉरशॉक का, फिर टीएटी बना है मर्रे का, है ना। टीएटी का इंडियन एडेप्टेशन किसने बनाया है, कौन बताएगा जल्दी। उमा चौधरी। ठीक है, अब उमा चौधरी महिला थे पुरुष थे हमको नहीं पता, नाम से तो महिला लग रही है। तो प्रोजेक्शन और प्रोजेक्टिव टेक्निक, तो प्रोजेक्शन क्या है कि आपके अंदर जो है, अवचेतन जो है, अनकॉन्शियस जो है, उस अचेतन, सॉरी, अचेतन से क्या कर रहे हैं आप, चीजों को बाहर निकाल रहे हैं। एक पिक्चर दे दिया, एक स्लाइड दे दिया, उसमें कुछ पिक्चर बनाओ, उसको आप देख रहे हो, उससे उसके मन में आपके क्या फीलिंग आ रही है, आप क्या लिख रहे हो, वही आपका अचेतन पार्ट है। ठीक है, उसमें जैसे कोई किरदार को आपने सुनाए हैं बनाया सर, कि ये किसी का किरदार, कॉल आ गया था ना, इसलिए नहीं बोल पाए। कोई बात नहीं। तो किरदार जो है, तो कॉल काट नहीं देते हैं क्लास के टाइम पे। नहीं, जैसे भैया का रहता है, हम तो नहीं काटते, बाकी सबका काट देते हैं। अच्छा ठीक है, तो क्या है कि प्रोजेक्टिव टेक्निक जो है, प्रोजेक्टिव टेक्निक में यही चीज है कि उसको आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जैसे उस किरदार को एक कहानी दे रहे हैं, एक फीलिंग दे रहे हैं। वो कहानी फीलिंग कहाँ से आ रही है, हवा से तो आ नहीं रही है, आ तो रही है आपके अंदर से ही। वो कल्पना वाली जो चीज है वो कहाँ से आ रही है, वहीं से आ रही है। तो वो आपके क्या करता है, प्रोजेक्शन को डिनोट करता है। अब जैसे कवि होते हैं, लेखक होते हैं, ठीक है, उनका जो है, आप उनकी रचनाएं देखेंगे, तो जो साइकोलॉजिकली अगर उसको एनालाइज करेंगे तो उसकी रचनाओं में उसका प्रोजेक्शन दिख जाएगा। तो अब क्या होता है कि साइकोलॉजी से जुड़े हुए कचरे लोग प्रोजेक्शन देख तो लेते हैं, पर उसके बाद क्या करते हैं, दे हैव नो सॉल्यूशन। अगर किसी व्यक्ति ने अपने आर्ट के थ्रू या उसके साथ प्रोजेक्शन किया है तो, कौन आ रहा है, तो प्रोजेक्शन कर दिया किसी ने, तो अब क्या हो रहा है कि देख तो लिया, लेकिन उसके बाद क्या बोलेगा, प्रोजेक्शन में दिख रहा है कि बंदे में डिप्रेशन है, प्रोजेक्टिव तरीके से। तो अगला बंदा गया और क्या बोलता है, क्या डिप्रेशन में, जो डिप्रेशन फालतू चीजें, निकल जाओ ना बाहर। ले, किस काम के काउंसलर, किस काम के साइकोलॉजिस्ट, किस काम के प्रोफेसर। तो प्रॉब्लम पहचानना इज नॉट अ स्किल, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करना स्किल है। ठीक है, अगर आप सॉल्यूशन नहीं कर सकते हैं तो मुंह बंद रखिए अपना। आपको पता होना चाहिए कि मैं क्या बोलूंगा और इससे जो आदमी किसी मानसिक स्थिति या किसी चीज से गुजर रहा है उसके ऊपर क्या असर होगा, क्या बोलना सही है क्या नहीं है। तो अगर तुम्हें थेरेपी नहीं पता है, अगर तुम्हें ये नहीं पता है, तो अपना सड़ा हुआ मुंह खोल करके ज्ञान देने मत जाओ। ठीक है, अपना ज्ञान मत दो किसी को, साइकोलॉजी की जिसके हेल्प चाहिए उसको मत दो अपना ज्ञान। उसको थेरेपी अगर तुम्हें आता है, प्रैक्टिस करो, तब जा करके उसको बताओ। ऐसे चक्कर में क्या होता है, केसेस और ज्यादा बिगड़ते हैं। क्योंकि जब कोई आदमी साइकोलॉजिकली सेंसिटिव होता है तो वो गलीबल होता है। गलीबल का मतलब सजेशन लेने के, है ना, क्योंकि उसका खुद का टूट गया होता है, बहुत कुछ कॉन्फिडेंस बहुत डाउन हो गया होता है। तो कोई भी सजेशन उसके ऊपर बहुत जल्दी एक्ट करता है, कोई भी बात उसके ऊपर प्रभावित बहुत जल्दी, मतलब बहुत जल्दी उस वक्त वो प्रभावित हो जाता है जब वल्नरेबल होता है। और उस टाइम क्या करते हैं लोग, कहीं से भी कुछ भी सुन के कुछ भी ज्ञान देने लगते हैं। तो इसीलिए उस वक्त क्या होता है,
एकांत एक बहुत सही और अच्छी चीज है। या तो थेरेपी, नहीं तो एकांत। या नहीं तो कोई आपके जीवन में ऐसा व्यक्ति है जो कि मतलब आपके लिए थेरेपी जैसा काम करता है, तो फिर बहुत अच्छा है। कोई भी हो सकता है, भाई हो, बहन हो, दोस्त हो, माता पिता हो, मामा हो। मेरा फोन इतना गर्म हो गया है कि ये कह रहा है कि ठंडा कर दो नहीं तो बंद हो जाएंगे। कोई बात नहीं, हो जाओ बंद तुम। देखते हैं कितना दुर्भाग्य मेरा आज काम करता है। बैटरी भी कम है ना, हम ऑफ होने तक पढ़ाएंगे। जब तक लाइट नहीं हो बताओ। तो ये है प्रोजेक्टिव टेक्निक्स। प्रोजेक्टिव टेक्निक्स में दो चीजें हैं, टैट है, ठीक है, और क्या है, रॉरशॉक है। ये दो मुख्य तकनीकें हैं। सिर्फ यही दो नहीं है, और भी है। बाकी प्रोजेक्शन एक आर्ट है, ठीक है। अगर आपकी आंखें इतनी वो है ना, क्या बोलते हैं, शार्प है, कि आप बिहेवियर में प्रोजेक्शन देख पाओ सबकॉन्शियस का, ठीक है। जैसे हम लोगों ने देखा था ना, इलेक्ट्रा